जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। इसमें देख लेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर आपका जो पेपर रहेगा उसका पेपर का नाम लिखा रहेगा, तो उस पर ध्यान रखिएगा। इसमें आपका नाम लिखा रहेगा पेपर का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें पेपर 1 है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर 1 है। इसका 2 पेपर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में चौथा क्लास है। ठीक है, 3 क्लास जो हुए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो रहता है, आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आपका सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के यदि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं आपके कॉलेज में, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, जिनका भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो भी देखेंगे और जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि निम्न संतुलन पास सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो नेसल्स ने प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। जो नोट्स हैं, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा है, मैं इसे पढ़ा तो नहीं सकता, ज़्यादा टाइम लग जाएगा पढ़ाने में। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से, या तो फिर आप वीडियो को रोक करके आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ इसमें पढ़ा देता हूँ आपको। इसमें पहला नोट्स है दोस्तों, रिचर्ड आर नेसन्स ने निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, यह सिद्धांत अर्थशास्त्र में विकसित किया गया था। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी। तो जो जिनका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी इस क्लास को देखेंगे, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, या तो वीडियो को रोक करके आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है आपका, नेसल्स के अनुसार निम्न में से कौन सी स्थितियां निम्न संतुलन पास में सहायक होती हैं? तो यह उत्पादन की अकुशल विधियों में भी संतुलन पास सहायक होती हैं, सांस्कृतिक निष्क्रियता में भी और आर्थिक निष्क्रियता में भी। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि नेसल्स के अनुसार निम्न में से कौन सी स्थितियां निम्न संतुलन पास में सहायक होती हैं? तो उत्पादन की अकुशलता विधियां, सांस्कृतिक निष्क्रियता और आर्थिक निष्क्रियता। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में भी हेल्प करेंगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है इसमें, निम्न संतुलन पास से बचाव का साधन है। तो निम्न संतुलन पास से बचाव का साधन क्या है? तो देश में अनुकूल सामाजिक राजनीतिक वातावरण की उपस्थिति होनी चाहिए, आय वितरण में परिवर्तन होना चाहिए और उत्पत्ति की उन्नत तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप क्वेश्चन लिखने में हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर इसमें 4 है, अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का ऐसा स्तर रहता है जो निर्वाह आवश्यकताओं तक पहुंचकर स्थिर हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों नेसल्स जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। अल्पतम विकसित देशों की श्रेणी में उन देशों को सूचीबद्ध किया जाता है जो कि सामाजिक आर्थिक विकास में विविध प्रकार के संकेतकों पर सबसे निचले पायदान पर हैं। ठीक है, ऐसे सभी देशों की सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय $1018 से भी कम है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा है दोस्तों, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से बढ़ जाने पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। इस परिकल्पना के समर्थक थे। इस परिकल्पना के समर्थक कौन है दोस्तों? माल्थस जी हैं, या फिर नेसल जी हैं, या फिर लिविनहोन जी हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि आप इसमें से नेसल्स लगा दें और आपका गलत हो जाए प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है दोस्तों, असंतुलित विकास की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो असंतुलित विकास की विचारधारा के प्रतिपादक दोस्तों हर्षमैन जी थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन आएगा जरूर, इसे लिख लीजिए। पूछेगा कि असंतुलित विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो हर्षमैन थे। इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नोट्स को भी ध्यान से देख लेंगे। असंतुलित विकास सिद्धांत को मूल रूप से अल्बर्ट ओटो हर्षमैन, ठीक है,
हर्समैन ने दिया था। इन्होंने जानबूझकर असंतुलित विकास की नीति की वकालत की थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। असंतुलित विकास सिद्धांत के समर्थक ये लोग भी शामिल है। ये मतलब दोस्तों जो असंतुलित विकास का सिद्धांत के समर्थक हैं ये लोग भी थे। कौन कौन थे इनको भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछेगा तो इसमें निगेटिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। निगेटिव टाइप क्वेश्चन में इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। तो असंतुलित विकास सिद्धांत के समर्थक में पहले थे दोस्तों अल्बर्ट ओ हिर्समैन या फिर हर्समैन, ठीक है, याद रखिएगा हर्समैन जी हैं। दूसरे थे हंस सिंगर, तीसरे थे दोस्तों पॉल स्ट्रीटन, चौथे थे मार्कस फ्लेमिंग और पांचवें थे दोस्तों प्रोफेसर रोस्टोव, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, असंतुलित विकास की रणनीति का लक्ष्य उन विशिष्ट क्षेत्रों पर निवेश और संसाधनों को केंद्रित करके तेजी से विकास हासिल करना होता है, ठीक है, जिनमें विकास और प्रतिस्पर्धात्मक की उच्च क्षमता होती है। याद रखिएगा ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों लिखने में हेल्प करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा इसे, ठीक है, ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें। संतुलित विकास के लिए सभी भारी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। वहीं असंतुलित विकास के लिए कम मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती है। संतुलित विकास दीर्घकालीन रणनीति है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, नोट्स को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री संतुलित विकास का समर्थक नहीं था? इन चारों में से कौन है? देखिए यहाँ पूछा है ना निगेटिव, मैंने कहा था दोस्तों कि जो असंतुलित या संतुलित विकास है उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये 100% क्वेश्चन आएगा, निगेटिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्री संतुलित विकास का समर्थक इनमें से कौन नहीं था? तो भैया हर्समैन थे, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि हर्समैन क्या थे, तो हर्समैन असंतुलित विकास के समर्थक थे, ठीक है। असंतुलित विकास के समर्थक थे हर्समैन, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा है, संतुलित विकास का समर्थक नहीं था, तो यहाँ निगेटिव क्वेश्चन हुआ ना। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रख लीजिए संतुलित विकास के समर्थक अगर पूछेगा तो याद रखिएगा नरकसे रोदान और आर्थर लुइस, ये कौन थे? संतुलित विकास के समर्थक थे, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है इसमें, गरीबी का दुष्चक्र किसने प्रस्तुत किया? तो इसको दोस्तों रैगन नरकसे ने प्रस्तुत किया था, गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स है। प्रोफेसर नगराग नरकसे, यहाँ नगराग नहीं रहेगा, ठीक है। प्रोफेसर नरकसे ने 1953 में गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कि नरकसे ने गरीबी का दुष्चक्र का जो अवधारणा थी किस सन में प्रस्तुत किया था? तो 1953 में प्रस्तुत किया था। इसके लिए सॉरी है दोस्तों, ठीक है, टाइपिंग में भी गलती हो जाती है। उन्होंने 1965 में प्रकाशित अपनी किताब अविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्याएं में गरीबी के दुष्चक्र को प्रतिपादित किया, ठीक है। उनकी कौन सी पुस्तक थी? तो उनकी पुस्तक थी अविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्याएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नोट्स को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, इसका वीडियो को रोक करके आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका लिखने में हेल्प करेगा, या तो आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसमें 9वां प्रश्न है आपका, संतुलित विकास प्रक्रिया की आलोचना में हर्समैन का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री थे? तो वो पॉल स्ट्रीटन थे या फिर फ्लेमिंग सिंगर या इनमें से सभी? तो दोस्तों अगर आप ऊपर ध्यान से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से सभी थे, ठीक है, इनमें सभी हर्समैन के समर्थक थे। किस क्षेत्र में? तो संतुलित विकास प्रक्रिया की आलोचना में, ठीक है, यानी असंतुलित विकास में। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा तो आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पॉल स्ट्रीटन, फ्लेमिंग और सिंगर ये असंतुलित विकास के समर्थक थे, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा है दोस्तों, हर्समैन तथा उन्हीं की समान विचारधारा वाले अर्थशास्त्रियों ने विकास की किस व्यवस्था का समर्थन किया है? यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों असंतुलित, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा है, संतुलित विकास अंतिम रूप से संतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह कथन निम्न में से किस
अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन है दोस्तों नरकसे जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछेगा सब्जेक्टिव टाइम में कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो एडम स्मिथ है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र के लाभकारी रुझान पर विस्तार से अपने विचार दिए हैं। 1759 में उनकी पहली पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेटिमेंट, ठीक है, सेटिमेंट को प्रकाशित किया है। याद रखिएगा, उन्हें अर्थशास्त्र के जनक या पूंजीवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा है दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ किया जाता है तब क्या होता है? तो जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ होता है तब संतुलित विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसके उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। ठीक है, केवल प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नोट को यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ होने पर उपभोग, निवेश और आय समान दर से बढ़ती है। संतुलित विकास तब होता है जब विकास दर, उपभोग, निवेश और आय एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, इन सभी पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या फिर वीडियो को रोक करके आप आराम से इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ पढ़ा देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। आर्थिक विकास को आर्थिक और अनार्थिक तत्व प्रभावित करते हैं। ठीक है, आर्थिक तत्वों में सबसे ज़्यादा अहम है, आर्थिक तत्वों में सबसे ज़्यादा अहम कौन है? तो पूंजी, स्टॉक और संचयन की दर। दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी उत्पाद अनुपात। और तीसरा है दोस्तों जनसंख्या का आकार और वृद्धि दर। चौथा है कृषि क्षेत्र में अधिशेष। पांचवा है भुगतान शेष की स्थिति। ठीक है, इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती और विकसित होती है, तृतीय क्षेत्र बड़ा होता जाता है, वहीं कच्चे माल का उत्पादन करने वाला प्राथमिक क्षेत्र सिकुड़ता जाता है। प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछा है दोस्तों, असंतुलित विकास सिद्धांत में दो प्रकार के निवेश माने गए हैं। कौन कौन से निवेश माने गए हैं असंतुलित विकास में? तो दोस्तों सामाजिक ऊपर पूंजी निवेश और प्रत्यक्ष उत्पाद निवेश। ठीक है, ये दो निवेश माने गए हैं असंतुलित विकास के सिद्धांत में। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपके दे देगा ऑप्शन में। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे देगा उसको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से दे देगा आपको, ध्यान दीजिएगा। असंतुलित विकास सिद्धांत में दो प्रकार के निवेश माने गए हैं। कौन कौन से? एक पूरक और दूसरा है प्रेरित निवेश। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असंतुलित विकास का मार्ग 3 चरणों द्वारा वर्णित है। कौन कौन सा? पूरक, प्रेरित निवेश और बाहरी अर्थव्यवस्थाएं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, या तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 इसमें पूछा है दोस्तों, जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इस मत का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री हैं। तो इस मत का समर्थन करने वाले हर्षमैन जी हैं। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत कौन संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का माल्थस सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पर दिया है। जनसांख्यिकी के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक अंग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस, 1766 में इनका जन्म हुआ था, 1834 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनसे जुड़ा है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, विकास को संतुलन श्रेणी में व्यक्त किया है। विकास को संतुलन श्रेणी में किसने व्यक्त किया है? तो हर्षमैन जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। नोट्स को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। अर्थशास्त्री अल्बर्ट ओटो हर्षमैन ने, ठीक है, हर्षमैन ने असंतुलित विकास सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। विकास को सर्वोत्तम रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया असमान और असंतुलित है। ठीक है, इन सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 इसमें दिया है, संलग्नता प्रभाव लिंकेज इफेक्ट की व्याख्या की है। तो इसकी व्याख्या हर्षमैन जी ने की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। लिंकेज इफेक्ट्स क्या है? लिंकेज इफेक्ट क्या है आपके एग्जाम में पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, तो दोनों तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड लिंकेज प्रभाव एक उत्पादन उत्प्रेरक प्रभाव है जो तब होता है जब एक उद्योग का अंतिम माल
अन्य उद्योगों के मध्यवर्ती माल के द्वारा इनपुट होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 इसमें पूछा है, संलग्नता प्रभाव किससे संबंधित है? असंतुलित विकास से संबंधित है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, नरकसे का संतुलित विकास सिद्धांत आधारित है ए और बी यानी बाजार के विस्तार पर और बाह्य मितव्ययिताओं पर। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, सामाजिक ऊपर पूंजी सोशल ओवरहेडेड कैपिटल द्वारा सृजित होती है तो बाह्य मितव्ययिताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 इसमें पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो सामाजिक ऊपर पूंजी का अर्थ उन प्राथमिक सेवाओं से होता है जिनके अभाव में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उद्योग में उत्पादकता को लाना संभव नहीं है। क्या दोस्तों यह सही है कि गलत है? तो यह सही है। ठीक है, गलत नहीं है। सामाजिक ऊपर पूंजी बाह्य बचतों को लाती है, यह भी सही है। सामाजिक ऊपर पूंजी जो होती है वो विनिमय, शिक्षा, स्वास्थ्य, संदेशवाहन, यातायात तथा परंपरागत उपयोगिता की सेवाओं, जल, ऊर्जा, सिंचाई में किया जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। यह असंतुलित विकास आज की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह कथन क्या है? यह कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।